फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी 2022 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो हमने पहला क्वेश्चंस रखा है वह है हमारा रिट पे। यूपीएससी ने बेसिकली इसमें दो रिट को यूटिलाइज किया है, एक है आपका मेंडामस, दूसरा है आपका क्यो वारंटो। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है आपका मेंडामस यानी प्रमादेश। प्रमादेश को इशू करने का एक ही कंडीशंस है और वह कंडीशंस है पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करना। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी या पर्सन्स या गवर्नमेंटल कंपनी या पर्सन्स के पास पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने का राइट होता है तो हम लोग जो है कोई भी पर्सन्स जो है कोर्ट में उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए रिट के लिए जा सकता है और कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर कंपनी या पर्सन्स के अगेंस्ट जो है मेंडामस इशू कर सकती है। यानी ये पॉइंट आपका क्लियर है, इस ध्यान रखिएगा। पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना, अगर किसी के ऊपर ऑब्लिगेशंस है और उस ऑब्लिगेशन से वो अपने आप को दूर कर रहा है या परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट जो है, चूँकि हमारा कोर्ट जो है वो हमारा प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का, तो वो उसके अगेंस्ट मेंडामस को इशू कर सकती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा क्यो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे फंक्शंस को एक्सिक्यूट करता है, ऐसे कार्य को एक्सिक्यूट करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, यानी वह अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड जुरिडिक्शंस है, यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसके अगेंस्ट जो है अधिकार परीक्षा का रिट इशू किया जाता है। तो जो अधिकार परीक्षा का रिट है वह इशू करने का एक ही ग्राउंड है कि व्यक्ति अल्ट्रा वायरस वर्क कर रहा होगा, स्पेशली जब उसे पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने का राइट दिया गया लेकिन वह आपका अल्ट्रा वायरस वर्क कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जनरली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एफआईआर होता है उसको बुक करने का, उसको नोट करने का अधिकार एसआई रैंक और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी के पास होता है। अगर एक कांस्टेबल आपके एफआईआर को लॉन्च करता है, उसको बुक करता है, तो वो अल्ट्रा वायरस वर्क करता है, तो उससे पूछा जा सकता है कि आपने किस अधिकार के तहत इसको किया है। सिमिलरली ऐसे ही एक एग्जांपल और पुट कर लीजिए। सपोज मेल कांस्टेबल अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करता है तो, या मेल पुलिस पर्सन्स जो है अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करता है तो उससे पूछा जा सकता है कि आपने किस अधिकार के तहत ऐसा किया है। जनरली हम लोग जानते हैं कि एक फीमेल पुलिस पर्सन्स ही अरेस्ट कर सकती हैं और उसे एक मेल अरेस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है किस अधिकार के तहत आपने ऐसा किया है। यानी आप जो है अल्ट्रा वायरस वर्क जो किया है उसके लिए आपको आपके अगेंस्ट क्यो वारंटो रिट इशू किया जाता है, आप उसका जवाब दीजिए। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस रखा है वो पहला क्वेश्चन है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। इसका जो सबसे बेसिक लॉजिक ये है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ड्यूटी उसने परफॉर्म नहीं किया है इसलिए उसके अगेंस्ट मेंडामस इशू नहीं किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम जैसे ही पब्लिक यानी सरकारी कंपनी हो जाते हैं और सरकारी कंपनी होने के नाते डेफिनेटली हमारे पास पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने का राइट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट मींस पब्लिक होता है और पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने का राइट होता है। तो अगर वह पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो उसके अगेंस्ट हम लोग मेंडामस इशू कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 जो क्यो वारंटो पे है। कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में संवेदन करने के लिए याची हो सकता है। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। इसका हमने आपको ग्राउंड बताया कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई भी आपका पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक पर्सन्स जो है
अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और कोर्ट उस व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट जो है क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा रिट को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है तीसरा स्टेटमेंट क्या है, राइट, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 आपका क्या है, राइट है, जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 आपका क्या है, रॉन्ग है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका बेसिकली अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल पे। तो फ्रेंड्स पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं अटॉर्नी जनरल्स का अपॉइंटमेंट जो होता है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है और यह अटॉर्नी जनरल जो हमारा फर्स्ट लीगल पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर्स होते हैं और इनको अधिकार होता है कि ये पूरे भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशू को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, यानी लीगल मैटर में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो मुझे वहाँ पर बैठने का और इनके साथ काम करने का मौका मिलता रहता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जो अटॉर्नी जनरल्स जो होते हैं ये अपॉइंटेड क्या होते हैं, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होते हैं। इनका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विल पे यानी इनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यानी प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू होता है और जरूरी नहीं है कि इनके रिजाइन देने से पार्लियामेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल को मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स जो अटॉर्नी जनरल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही अधिकार है कि वो पार्लियामेंट के सेशंस में पार्टिसिपेट करें, इनके अलावा किसी के पास राइट्स नहीं है। अब हम आते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस को, जो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चंस इन्होंने रखा है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। इसका कारण है कि यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल को भी इंक्लूड किया गया है इस स्टेटमेंट में, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट है भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसकी नियुक्ति किया था इस्तीफा देती है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल्स जो है यानी न्यायवादी जो है, महान्यायवादी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट होते हैं और उनके डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर्स और इन पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है, इसलिए सरकार से इसको कोई लेना देना नहीं है, वो इस्तीफा दे ना दे, यानी एब्सोल्यूट पावर जो है वो किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। अब फ्रेंड्स हम लोग तीसरे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे ये है आपका जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा है वो है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। फ्रेंड्स आर्टिकल 74 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें 74 में ये कहा गया है कि भारत में का जो है एक मंत्रिपरिषद होगा जो अपनी रिपोर्ट जो है यानी राष्ट्रपति को मदद करेगा। तो 74 में कहीं पर भी जो है कैटेगराइजेशंस नहीं है डिफरेंट कैबिनेट का, इंडिपेंडेंट का या स्टेट का या आपका डिप्टी मिनिस्टर्स का हो गया, राज्य मंत्री हो गया, स्वतंत्र प्रभार वाले कैबिनेट, इस तरह का क्लासिफिकेशंस नहीं है। वहाँ सिंपल सा एक ही टर्मिनोलॉजी यूज किया है कि मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को मदद करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, राइट है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके पीछे जो है हम देखते हैं कि जो 91st अमेंडमेंट जो है 2003 का, उसमें जो है कैप लगाया गया है कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो संख्या जो होगा वो लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 में बात किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा में किसी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्री परमिशंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए 3 पॉइंट्स ध्यान रखिए कि इसके लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, आर्टिकल 368 यही कहता है। फिर जो है इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्री परमिशंस रिक्वायर्ड नहीं होता। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि बिल को पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है टोटल मेंबर का आधे से अधिक यानी 50% प्लस 1, प्रेजेंट और वोटिंग करने का 2/3, दोनों आप कैप को देखिए, उसके बाद बिल पास हो जाती है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो उस बिल को क्या करें, पास करें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आते हैं यूपीएससी के स्टेटमेंट को चेक करते हैं क्या उन्होंने पुट किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट यूज किया है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि प्री परमिशंस का रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता। दोनों हाउस में किसी में भी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वह अपनी अनुमति दे। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, राइट है, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होकर के जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, आर्टिकल 111 ये कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में मैंडेटरी होता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को क्या करें, पास करें। अब फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट जो है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। इसके पीछे हमने आपको जस्ट अभी बताया कि स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट होता है, सिंपल मेजोरिटी से बिल नहीं पास हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है छोटी मोटी बात तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे विशेष बहुमत का प्रावधान रखा है। विशेष बहुमत का भी हमने आपको बताया, टोटल मेंबर का 50% से अधिक यानी आधे से अधिक, और प्रेजेंट और वोटिंग करने का 2/3, ये आपका स्पेशल मेजोरिटी होता है। तो फ्रेंड्स जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपके राइट है, थर्ड स्टेटमेंट भी आपके क्या है, राइट। फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका 5th शेड्यूल का है, 5वीं अनुसूची का है। फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5वीं अनुसूची जो है उसका संबंध जो है शेड्यूल ट्राइब से है, और शेड्यूल ट्राइब एरिया में ये हम जानते हैं कि अगर कोई भी मैटर शेड्यूल एरिया का है उसमें आपको नॉन ट्राइबल पीपल को इंटरफेयर करने का राइट्स नहीं होगा। इसीलिए अगर किसी भी एरिया को या सब्जेक्ट को आपको आपका 5th शेड्यूल में रख देते हैं तो वहाँ पे नॉन ट्राइबल पीपल्स जो है किसी तरह का लैंड का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट इन्होंने यूज किया है इसमें जनजातीय लोगों को ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रोक लगेगा, डेफिनेटली आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 ही आपका क्या है, राइट। अब फ्रेंड्स हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पे है, यानी कोर्ट की अवमानना पे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एच.एन. सान्याल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1963 में जो है सबमिट किया था, है ना, रिपोर्ट को सुपुर्द किया था, सबमिट किया था। एच.एन. सान्याल कमेटी ने जो है आपको जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस के संदर्भ में था, तो इसमें और एच.एन. सान्याल कमेटी के रिपोर्ट पे ही 1971 में हमारी पार्लियामेंट ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम पारित किया था, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके जो है एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट जो है 1971 जो है एच.एन. सान्याल कमेटी जिन्होंने 1963 में अपनी रिपोर्ट को पेश किया था, उस रिपोर्ट पे ही इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाई थी। दूसरा है भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है, क्योंकि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास राइट्स है। आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है और आर्टिकल 215 जो है हाई कोर्ट को अधिकार देता है
कि अपने कंटेम्प्ट के अगेंस्ट जो है वो आपके अगेंस्ट क्या किया कर सकती है। क्योंकि मैं दिन रात कोर्ट में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आता है कि तुरंत जो है जज जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात कर देते हैं अगर आप डिसिप्लिन को डिसओबे करते हैं या मिसबिहेवियर किसी भी तरह से आपको शो होता है तो। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करती है। फ्रेंड्स, ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, बिकॉज जो हमारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है वो एच.एन. सान्याल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 आया है। इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया था कि सिविल कंटेम्प्ट और आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। तो जो सिविल कंटेम्प्ट होता है, जब हम ऑरली किसी को डिफेम करना चाहते हैं तो हमारा सिविल होता है, जो हम रिटन वे में करते हैं तो हमारा क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। इसको बेसिकली आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 में क्या किया गया था, इसमें बताया गया है, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है बेसिकली आपका एच.एन. सान्याल कमेटी पे बेस्ड है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, बिकॉज इसी अधिकार के तहत जो है संसद ने जो है आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 को क्या किया था, पास किया था। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आपके सही है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट आपके क्या है, रॉन्ग है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो सिविल कंटेम्प्ट है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना, इसको न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है, ना कि संविधान में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो है आपका डिप्टी स्पीकर्स पे। ठीक है,